नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और प्रतिष्ठा बैच के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर 4 है वो है हमारा एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति के बारे में हम जानेंगे। एनईपी आप सबको पता है कि ट्रेंडिंग है और हर एक जो टीचिंग एग्जामिनेशन है या फिर वैसे भी देखें तो अ, हमेशा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दिसंबर में जो ईएमआरएस का पेपर या फिर यहाँ पर बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से डायरेक्टली सवाल देखने को मिले। आप अपनी बेहतर सुविधा के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं और साथ में यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं उनको भी आप सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पर चारों लिंक्स अवेलेबल होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर ये है टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो का कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन, जहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है इसका ऐप। तो ऐप पे जाकर के आप प्ले स्टोर पे बीट द कंपटीशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपब्लिक डे का ऑफर भी अवेलेबल है। 600 का ये कोर्स 89 रुपीज में अवेलेबल है और 46 टेस्ट अवेलेबल हैं लाइव। अभी भी 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी। पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स कंटेंट अवेलेबल है इसमें और साथ में आपको चीजें जो है टाइम टू टाइम इसमें एड ऑन होती रहेंगी इसी मनी प्राइस में। तो एक अच्छा ऑफर है, इसको आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी के बारे में। क्यों ये आपके लिए खास है और आपको क्यों समझना है। एनईपी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, कि नई जो शिक्षा नीति है वो है क्या, कैसे काम करती है, क्या 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 चीजें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, सिग्निफिकेंस है। आज हम तो कुछ नए तरीके से एनईपी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि कैसे सवाल बनते हैं और सवालों का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके का होता है। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस का फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं तो काफी हद तक आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार आप इसको जरूर देखिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहली चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप ये देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन कैसी हो, फाउंडेशन लिटरेसी की हमने बात की, FLN के बारे में बात की, है ना, ड्रॉप आउट रेट्स कम करने के बारे में बात किया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हमने कल भी बात की थी, यहाँ पर ECC के माध्यम से करिकुलम जो है आपका अच्छा हो, इंटीग्रेशन अच्छा हो, टीचर्स का जो रेशियो अच्छा हो, रिक्रूटमेंट डिप्लॉयमेंट की बात की, जो इन्वायरमेंट है, कल्चर है, उसको रिच करने की बात की, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशन विकास की हमने बात की है और इफेक्टिव रिसोर्सेज के बारे में। ये तो सारे हैं पॉइंट्स जो कि आपको पता होने ही चाहिए। ECC के ऊपर लेक्चर में ऑलरेडी ले चुके तो आप उसको देख सकते हैं और इसको समझने के लिए रेस्ट ऑफ द जो 3 लेक्चर्स हैं उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनईपी 2020 में जाने से पहले हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर फेस की हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहां मैं ये बताने वाली हूँ कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आते हैं तो इसको आप जरूर देख सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1948 से चीजें शुरू होती हैं, जिसको हमने जाना राधाकृष्णन कमीशन के साथ साथ RK कमीशन लिख रही हूं के साथ साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के साथ साथ इसको हम 2 नामों से जानते हैं। सबसे पहला कमीशन था आजादी के बाद, फर्स्ट कमीशन। 52 से सवाल बहुत बार आते हैं, कोठारी कमीशन के नाम से भी आता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी आता है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। 64, 66 जिसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया सबसे पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बने हुए हैं। 68 में सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी आया, उसके बाद 86 में एक नया एजुकेशन पॉलिसी फिर बना, 92 में जो हमारा पुराना एजुकेशन पॉलिसी था 86 वाला उसको मॉडिफाई किया हमने, और साथ में 2005 में 86 में एजुकेशन पॉलिसी वाज अगेन मॉडिफाइड, दोबारा से मॉडिफाइड कर दिए गए। और अभी 2020 में फिर से 1986 के बाद मॉडिफाइड होते होते 2020 में एक लंबे वक्त के बाद हम नई शिक्षा नीति को देख पा रहे हैं अलग अलग चेंजेस के साथ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जरूरत क्या थी। क्या हम ये कह सकते हैं कि 86 का जो हमारा एनईपी था वो अच्छा नहीं था तो मॉडिफाई क्यों किया, है ना। तो 92 का क्या प्रॉब्लम्स थी तो उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम इफेक्ट्स और रिडिफाइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एनईपी 2030 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर 2023 में अभी जो हम देख रहे हैं जो 2020 में आया है, यहाँ पर 20 कर लीजिएगा इसको, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बात करता है, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की बात करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के ऊपर बात करता है।
ये जो तीनों टर्म आप देख रहे हैं, स्कूल बेस्ड एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर और साथ में क्रिटिकल थिंकिंग, इन टर्म्स के साथ क्वेश्चन हमेशा जोड़ करके पूछा जाता है। स्टार मार्क कर रही हूँ। इंक्लूसिविटी की बात करें, जहां पर हम बात करते हैं किसकी, समावेशन की, है ना, जहां पर हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक धारा में, बच्चे को एक धारा में लाने की आवश्यकता है। जहां पर हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर के, यानी कि सबको बराबर की सहभागिता देना काफी आवश्यक है, चाहे वो बच्चा डिसेबल है, चाहे वो बच्चा नॉर्मल है, चाहे वो बच्चा एवरेज है, चाहे वो बिलो एवरेज है। फिर हम कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज, एनईपी क्या कह रही है, एनईपी कहते हैं कि 1 to क्लास 5 तक बच्चे को मदर टंग में जो है पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, किसी चीज को सीखने की जो क्षमता है वो अच्छी हो सके, और साथ में कल्चर को बहुत हद तक वो अच्छे से समझ पाए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को क्रिएट करने की बात इन्होंने यहाँ पर कही है। ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन इंप्रूव करना क्या है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको ध्यान होगा कि हम एनसीटी के ऊपर पहले बात कर चुके हैं, जहां पर टीचर एजुकेशन को लेकर के, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज को लेकर के, चाहे वो दीक्षा है, निष्ठा है ना, वो काफी ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाएंगे। फंडिंग और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। साथ में जो बहुत जरूरी है आपका टेक ड्राइवन फ्यूचर, यानी कि डिजिटल एजुकेशन, जो डिजिटल एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाएगा, जहां पर आप तकनीकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। साथ में बहुत जो जरूरी है होलिस्टिक मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में, यानी कि समावेशन, जहां पे आपका मॉरल, एथिकल, फिजिकल, मेंटल, है ना, हर तरीके से जो ग्रोथ है आपका यहाँ पर हो पाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हमने कल ईसीसी में भी डिस्कस किया था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको पता हो कि पर्पस क्या है, आप कहेंगे थीम लाइन क्या है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर एनईपी को समझा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में, जहां पर हम ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहते हैं, यानी कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और साथ में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ये इसका एक क्लोज लुक है एनईपी का। इसलिए हमने यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ग्लोबल नॉलेज, वैश्वीकरण ज्ञान के बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की है, जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या क्या हमने किए हैं, अगर आप 1986 के बाद 1992 के बाद अगर चीजें देखेंगे तो क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। तो हमने यहाँ पर 10+2 मॉडल लेकर के हम यहाँ पर हमेशा से देखते आए हैं, कन्वेंशनल जो रहा है 10+2, है ना, मॉडल टू बी एवर ग्रोइंग। तो हमने 10+2 मॉडल को चेंज कर दिया यहाँ पर आकर के 4 भागों में, विच इज 5-3-3+4 स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा कि फ्रेमवर्क प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन द फंडामेंटल स्किल्स एंड लाइफ कॉम्पिटेंसी एट वेरी एजुकेशनल लेवल, यानी कि हर एक भाग के ऊपर, हर एक, चाहे वो 5 वर्ष का टेन्योर है, 3 वर्ष का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, उसके ऊपर अलग से काम करना आवश्यक है, क्योंकि हर एक स्टेज के ऊपर हर एक बच्चे की अपनी अलग नीड होती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स को क्यों हमने अलग अलग तरीके से फ्रेम आउट किया है, ताकि जो आपकी ट्रेडिशनल चीजें थी, है ना, जो हम पहले से गुरुकुल वाली बातें कहते आए हैं, या फिर सालों साल जो चलती रहेंगे, उसको बदलना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन से एक फ्लिप एजुकेशन की तरफ बढ़ सके, कन्वेंशनल से कहीं ना कहीं एक हम डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम बढ़ा सके। हिंदी में आप देख पाएंगे, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक बार, और हिंदी में भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। एनईपी 2023 में 5-3-3-4+ जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, तो हमने इसको 4 भागों में बांटा है। फाउंडेशनल स्टेज है ये यहाँ पर पहला, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशन, जब आप किसी चीज का फाउंडेशन रखते हैं, है ना, कोई बिल्डिंग जब आप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी नींव भरते हैं। अगर उसकी नींव ही कमजोर रहेगी तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो बिल्डिंग है लंबे वक्त तक टिकी रहेगी। बिल्कुल नॉलेज भी एक ऐसा ही पार्ट है। फिर आप उसको प्रिपेयर करते हैं ईंटों से, सीमेंट से के साथ, है ना, ये सारी चीजें। मिडिल एज में जाकर के हम ये इंश्योर करते हैं कि जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो लंबे वक्त तक चलने वाली चीजें हैं। और सेकेंडरी स्टेज पे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो कुछ भी हमने बनाया है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए हमने इसको 5, 3, 3 और 4 वर्ष में बांटा, यानी कि जो शुरुआती आपका फाउंडेशनल स्टेज है वो 5 वर्ष का है। फिर हमने कहा इसको कि प्रिपरेटरी, जहां पर बच्चे को हम प्रिपेयर करते हैं मेंटली, फिजिकली, मॉरली, एथिकली, सोशली, इन्वायरमेंट, कल्चर, उसका जो सिविलाइजेशन है, ये सारी चीजें 3 साल का। मिडिल स्टेज भी 3 साल की, और सेकेंडरी स्टेज आपकी 4 साल की है, जिसको हमने नाम दिया 5-3-3+4 फॉर्मूला। अब अलग अलग से समझते हैं फाउंडेशनल स्टेज में क्या है। फाउंडेशनल स्टेज बेसिकली जो 5 वर्ष की आपकी होती है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉलोइंग कह रहे हैं कि 2 years इन द क्लास फर्स्ट एंड सेकंड तक काम करती है ना, यानी कि पहली और साथ में जो दूसरी कक्षा है यहाँ पर
कक्षा के दौरान बच्चे का जो चंचल और इंटरप्टिव जो शिक्षण गतिविधियां हैं उसको सही करना, लर्निंग एक्टिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं हम। और ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, एफएलएन के बारे में हमने बहुत बार सुना है। तो क्या है, जहां पर न्यूमरेसी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, लिटरेसी के बारे में उसको जानकारी देना आवश्यक है। जैसे 1+1 क्या है, एक एप्पल मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 पेड़ मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूमरेसी की जब हम बात करते हैं। तो हमने 5 साल तक के बच्चों को फाउंडेशनल में प्री प्राइमरी एजुकेशन का नाम दिया है। स्टार मार्क कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस टर्मिनोलॉजी के बारे में। फिर हमने कहा पहली और दूसरी कक्षा, फिर हमने कहा एफएलएन का स्किल जो यहाँ पर काम करेगा। 3 चीजें ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से आता है 3 वर्षों के दौरान की हम यहाँ पर बात करें। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक नहीं प्री प्राइमरी, है ना, बाल वाटिका आजकल जो आपका चलता है केवीएस के स्कूलों में। इसके साथ साथ 2022 में अगर आपको ध्यान है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 के हिसाब से ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो 5 वर्ष है बच्चे के बांटे हैं उसको अलग अलग नाम दिया है, ठीक है, जिसको हमने पंच छड़ी का नाम दिया है। सबसे पहले यही है यहाँ पर अतिथि, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बोध होना, किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंड करवाना। जैसे एप्पल का कलर रेड होता है, पत्तों का कलर यहाँ पर ग्रीन होता है। फिर आप प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ बताएंगे कि जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर जो ट्रीज हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन ही होता है। फिर हमने कहा एप्लीकेशन, प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोग में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, प्लेवे मेथड होगा, स्टोरी टेलिंग मेथड होगा। फिर भी होता है प्रयास, जहां पर आप प्रैक्टिस कराते हैं, ऑरल और साथ में यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं वो करवाए जाते हैं। और सिर्फ ये यहाँ पर शुरुआती ही नहीं, किसी भी बच्चे का जो शुरुआती ज्ञान या बाद का ज्ञान इन्हीं 5 स्टेजेस में होकर के गुजरता है, ठीक है, जहां पर आप इंट्रो देते हैं, फिर उसको ज्ञान देते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, प्रैक्टिस, देन इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक्सपेंशन करवाते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, पहले हमने पढ़ा कि जो 5 वर्ष का जो फाउंडेशनल स्टेज है वो हमारा 2 साल का, पहली और दूसरी कक्षा, प्लस एफएलएन के बारे में हम बात करते हैं। जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें आपकी हमने कहा 5 प्लस क्या है 3 हो गया यहाँ पर, तो 3 ईयर हो गया यहाँ पर। तो 3 ईयर में हमने कहा कि जो आपकी 3rd क्लास है, 4th क्लास है, 5th स्टैंडर्ड है, वहां पर बच्चे को मल्टी फैक्टर टीचिंग अप्रोचेस को सिखाना है, जोड़ करके पढ़ाना है, यहाँ पर अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देना है, होलिस्टिक लर्निंग को जो है एक्सपीरियंस करवाना है, और साथ में जो डिस्कवरी मेथड, एक्सप्लोरेशन मेथड, एम बनाना, रूट लर्निंग से दूर रखना, कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी कराना, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड की एजुकेशन बेहतर नहीं रही तो आप आगे की शिक्षा को बेहतर तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या लेकर के आएंगे, बच्चे को आप यहाँ पर मैथमेटिक्स सिखाएंगे, जो बच्चा पहली और दूसरी में एफएलएन सीख के आया है, ठीक है, लिटरेसी न्यूमरेसी, उसको आप यहाँ पर एनहांस लेवल पर लेकर के जाएंगे कि 2+2 क्या है, 2 का टेबल कैसे लिखते हैं, है ना, ट्रीज से जो है ऑक्सीजन कैसे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है, धरती गोल है, ये सारी चीजें, स्काई का कलर जो है ब्लू क्यों होता है ना, ह्यूमन नेचर कैसा होता है, आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें। तो हमारा जो लक्ष्य है वो काफी हद तक जटिल होता है, लेकिन रटने से हम उसको दूर रखते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 3rd स्टेज की, यानी हम बात कर चुके हैं 5, 3 प्लस, अब हम बात करेंगे 3 के बारे में, इस स्टेज के बारे में, जिसको हमने पहले कहा 5वें को फाउंडेशन, फिर हमने कहा ये प्रिपरेटरी है, प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को। अब मिडिल स्टेज में बच्चा आ गया है। अब देखते हैं कि मिडिल स्टेज में उसको क्या क्या चीज देखने को मिलेंगी। मिडिल स्टेज में बेसिकली बच्चा 6th, 7th और 8th के बाद, यहाँ तक कितना था 3rd तक, 5वीं में 1 से 2 था, 3rd वाले में कब तक था, यहाँ पर 3rd था, 4th था, 5th था, है ना। अब मिडल में यहाँ पर 6th है, 7th है, 8th ग्रेड तक यहाँ पर बच्चे रहेंगे, जहां पर बच्चे की मदद कर रहे हैं, ग्रेटर डिटेल्स के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर के जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ सीखा था प्रिपरेटरी स्टेज में 3rd वाले में, यहाँ पर दूसरे में, कि जो 2 है मल्टीप्लाई 2 = 4 होता। अब यहाँ पर बच्चा ये कर पा रहा है कि भाई स्क्वायर रूट्स कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट्स के ऊपर काम कैसे करना है, और स्क्वायर रूट्स में काम करते करते कैसे आप चीजों को जो है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर और भी ज्यादा दिखा सकते हैं। जैसे देखिए इस पे आप देख पा रहे होंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग एक शब्द मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग काफी हद तक अगर आपसे पूछते हैं कि भाई सवाल कई बार आ जाता है कि एनईपी में क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर कहाँ दिया गया, तो मिडिल स्टेज के ऊपर दिया गया है, क्लास 6, 7th, 8th में दिया गया है, जहां पर आप प्रोजेक्ट बेस्ड चीजों के बारे में बात करते हैं। बच्चा खोज विधि के माध्यम से
व्यवहारिक अनुभव से प्राप्त करता है और मदद करने के लिए परियोजना आधारित शिक्षा शुरू करने के लिए समर्पित है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्लास 6, 7 और स्टेज 8 की जो होती है। आगे बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज जो आपकी स्टेज यहाँ पर होती है 4 ईयर की होती है, यानी हम किसके बारे में बात कर चुके हैं 5 + 3 अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं 4 के बारे में हम बात करें तो 5th में हमने किसके बारे में बात किया था क्लास 1 और 2 के बारे में। 3rd में हमने बात की थी यहाँ पर क्लास 3rd, 4th, 5th के बारे में। अब 3rd जो स्टेज थी उसमें हमने कहा मिडिल स्टेज है हमारी, ये कौन सी थी प्रिपरेटरी, और ये वाली कौन थी फाउंडेशनल। इसमें हमने क्लास 6th, 7th और 8th के बारे में बात की थी जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट थी। अब हम यहाँ पर बात करें 4th में जहां पर 9, 10th, 11th और 12th के बारे में बात करेंगे, जहां पर बच्चे किसके बारे में बात करते हैं रेडी टू फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में यहाँ पर तैयार रहते। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। जहां पर व्यवहारिक पथों के ऊपर इसलिए काम किया जाता है ताकि कुछ उच्च शिक्षा उनके द्वारा ग्रहण की जा सके, और हम यहाँ पर इस चरण के दौरान जब छात्र यह चुन सकते हैं कि वे क्या अध्ययन करना चाहते हैं। 12th के बाद ही आप डिसाइड करेंगे ना कि आपको क्या पढ़ना है ना। चूज व्हाट दे वांट टू स्टडी, फोकस विल बी द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो फोकस कहाँ रहता है कि उनको हर एक विषय के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से चुन पाए। रियल वर्ल्ड स्किल के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करते हैं, दक्षता हासिल करने के बारे में बात करते हैं। गाइडलाइंस क्या है एनईपी 2023 का, तो गाइडलाइंस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी सवाल भी हम देखने को जो है एग्जामिनेशन में मिलेंगे आप सभी को। होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, यानी पूर्ण डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट, आपका सोशल, मेंटल, एथिकल, फिजिकल, आपकी ग्रोथ, आपका मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट की बात करते, इमोशनल, सोशिएटल ग्रोथ एंड फॉर स्टूडेंट्स। अर्ली फाउंडेशन लर्निंग यहाँ पर किसके ऊपर बात करते हैं, प्रायोरिटीज क्या है जो हमने कल डिस्कस किया था, विच इज ECCE, कब तक है 1 to 6 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है, करिकुलम आपका पाठ्यक्रम कैसे काम करेगा 5-3-3+4 के हिसाब से। तो 5 में क्या है 1, 2, 3 वाले में क्या है 3, 4, 5, 3 वाले में क्या है यहाँ पर 6, 7, 8 और 4th में क्या है 9th, 10th, 11th एंड 12th। 5th वाले को हमने कहा फाउंडेशन प्रिपरेटरी, और इसको हमने कहा यहाँ पर मिडल, और इसको कहा हमने यहाँ पर आकर के आखिर वाले को कि जहां पर बच्चे फ्यूचर गोल के बारे में सोचते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। FMS तो वोकेशनल एजुकेशन क्या है, आपका गोल क्या, एम क्या है हमारा गाइडलाइंस एनईपी के हिसाब से। हम कह रहे हैं कि 50% जो लर्नर है वो वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायिक शिक्षा की तरफ बढ़े, कब तक 2025 तक। सवाल यहाँ से आ सकता है, स्टार मार्क कर रहे हूँ, ठीक है। रीजनल जो लैंग्वेजेस लर्निंग है, जैसे कि आपने सबने देखा कि ये हमारे इसमें TGT में भी रीजनल लैंग्वेज को रखा गया था, ग्रेड 5 तक मदर टंग में बात करने के लिए बोला गया है। टेक ड्राइवन एजुकेशन है, दीक्षा है, निष्ठा है, जहां पर टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के ऊपर भी काम किया जा सके, आपका ऑडियो, आपका वीडियो, ये सारी चीजें जो है काम कर पाए, यानी संरचना का परिचय देती है। 25 तक हमने कहा है कि व्यवसायिक शिक्षा की तरफ बढ़ पाए, क्षेत्रीय भाषा सीखना, तकनीकी संचालित शिक्षा, नई पाठ्यक्रम संरचना, प्रारंभिक मूलभूत शिक्षा और समग्र विकास फोकस। एडेप्टिव इवेल्युएशन क्या है, एडेप्टिव का मतलब क्या, किसी चीज को अडेप्ट करना, है ना। पॉलिसी कहती है कि रीथिंक करो। असेसमेंट के ऊपर जब हमने बात की तो असेसमेंट कितने तरह के, FA और एसेस। समेटिव के बारे में हमने बात की कि बच्चा आखिर में क्या सीखा, इवेल्युएशन प्लस फीडबैक, है ना। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल टेस्ट दे रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, एग्जाम में बैठे रिजल्ट इवेल्युएट किया, हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो चेक करेंगे कि क्या गलतियां रह गई। टीचर ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सबसे बड़ी जो पूरी दुनिया में निष्ठा अब तक की सबसे बड़ी टीचर ट्रेनिंग मानी जाती है, दीक्षा भी उसका ही एक पार्ट है। इवॉल्विंग टीचिंग अप्रोचेस के बारे में बात करती है, जहां पर टीचर्स को ऑडियो वीडियो के साथ काम करना, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाया जाता है। समावेशन और इक्विटिकल हमने ECC में डिस्कस भी किया था। एजुकेशन फॉर ऑल है NEP, एजुकेशन फॉर ऑल में आपने एक टर्म सुनी होगी, राइट टू एजुकेशन, है ना, 2009 वाली, जिसमें हमने कहा है कि भाई 1 से 8वीं और कक्षा तक और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा कंप्लीटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और इंक्लूसिवनेस में क्या आ जाएगा, समावेशन, आपका सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल बैरियर, कुछ बैरियर नहीं है, बाधा नहीं है ना, जहां पर आप भौतिक बाधाओं की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा क्या है
सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्हाट एल्स इन द एनईपी 2023, क्या है और भाई जानने के लिए। तो हमने क्या क्या जाना, हमने शुरू में जाना कि एनईपी कैसे आई 1986 को जो है रिप्लेस करते हुए 2020 में। फिर हमने इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जाना, फिर हमने फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बात की, प्रिपरेटरी के बारे में बात की, मिडिल के बारे में बात की, सेकेंडरी के बारे में बात की, सो ऑन। हमने यहाँ पर 5, 3, 3+4 के बारे में बात की, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा होलिस्टिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव इंपॉर्टेंट है, इक्विटी इंपॉर्टेंट है, और क्या जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, इसका एक पार्ट है। इंश्योर करना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो इफेक्टिव तरीके से पढ़ाए, डिजिटल एरा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए, आईसीटी का यहाँ पर प्रयोग करे, आपके स्कूल्स में क्लासरूम्स में आईसीटी की व्यवस्थाएं हो, इक्विटेबल हो, अडेप्टेबिलिटी अच्छी हो, सोशल इकोनॉमिक जो है कोई फिजिकल बैरियर यहाँ पर चीजें ना बने, और आप एक समावेशी और न्याय संगत समाधान के रूप में खड़ा है जो सभी शिक्षार्थियों को पूरा करना है। और कह रहे हैं कि विभिन्न उपकरणों और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रति अपनी अनुकूलशीलता के साथ ये सीखने में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बाधाओं को समाप्त करना है। यहाँ पर पढ़ पाएंगे, है ना, शिक्षक अपने दैनिक कक्षा सत्रों में प्रभावी ढंग से डिजिटल जो है हो सके। अडल्ट एजुकेशन क्या है, हमने कहा अडल्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% जो यूथ है उसको लिटरेसी देनी इंपॉर्टेंट है, साक्षरता, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, ये हमारा गोल है ना। फिर हम कहेंगे वित्त पोषण शिक्षा, यानी कि जीडीपी का 6% हम यहाँ पर खर्चा करेंगे शिक्षा के ऊपर। ये सवाल आ चुका है, स्टार मार्क कर रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आउटकम्स ऑफ एनईपी 2020 क्या है, हमने सारी चीजें जानी, बट आउटकम क्या है इसका, है ना। यूनिवर्सलाइजेशन की जब हमने बात की, ईसीसी टू सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, 2030 तक, मैं इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। 2030 तक ईसीसी से माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन की हमने बात की, जो आपका SDG 4 है, जिसमें हमने क्या कहा है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात की है। 2025 तक हमारा ये मिशन है कि हम मूलभूत शिक्षण और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। 30 तक हमारा ये लक्ष्य है कि 100% GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को पूरा करें। अब यहाँ पर थोड़ा हिंदी भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो है आपको पार्शियलिटी जो है महसूस नहीं होनी चाहिए। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023, और यहाँ पर जो आपका इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम 2030 तक होना चाहिए। ब्रॉड एग्जाम, माफ कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम टू बी टेस्ट स्कोर कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, जो आपके अडेप्ट करनी है, एटलीस्ट एक स्किल तो बच्चे को आनी ही चाहिए, जो हम वोकेशनलाइजेशन की बात करते हैं एनईपी में। साथ में पब्लिक प्राइवेट जो आपका PPP का स्किल है वो भी कॉमन स्टैंडर्ड्स में बच्चों को यहाँ पर सिखाना चाहिए। और जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल मैं पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि एनईपी 2020 रिकमेंड करता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट अ फंड टू बिल्ड द नेशनल कैपेसिटी to provide equitable quality education for all girls as well as the transgender students. What will be the name of the fund? एनईपी 2020 की सिफारिश है कि भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक फंड का गठन करेगी। फंड का नाम क्या होगा? लिंग शिक्षा कोष है, लिंग संवर्धन कोष है, लिंग समावेशन निधि है, लिंग रोजगार निधि है, यानी जेंडर एजुकेशन फंड है, प्रमोशन फंड, इंक्लूसिव है, या फिर एम्प्लॉयमेंट है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके देना है, और कोशिश करें कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें, जितना आपको पढ़ाया है वहीं से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा गया है। और ध्यान में रखिएगा, ये इसकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट उसकी PDF मिलेगी आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डायरेक्टली आप जाकर के इसको एक बार पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है, 600 का जो कोर्स है वो 89 रुपीज में अवेलेबल है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। DSSB का पेपर 1 कंसर्न पेपर आपको दिया गया है, जो आपके TGT में, NTT में, PRT में, साथ में PGT में, टीचिंग नॉन टीचिंग सारे पेपर्स में यहाँ पर आपको काम आने वाला है। स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है, 46 टेस्ट अवेलेबल हैं, कंटेंट्स फाइल्स अवेलेबल है, साथ में बाकी भी आपको यहाँ पर कंटेंट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो कि इसी के प्राइस में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ऑफर का फायदा जरूर उठाइएगा। और NEP पार्ट 2 मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इस लेक्चर के बाद, बिकॉज काफी कुछ है पढ़ाने वाला, और लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है
कि मैं कम शब्दों में बात को ख़त्म कर सकूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर पूरा जो लेक्चर अपना कंप्लीट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कमेंट करके यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और बताइए कि लेक्चर कैसा आपको लगा।